आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ई रूपी के बारे में। तो आपने न्यूज़ पे पढ़ा होगा कि 1 नवंबर 2022 से ई रूपी को ऑन पायलट बेसिस लॉन्च किया गया था होल सेलर्स के लिए, एंड 1 दिसंबर 2022 से ई रूपी को ऑन पायलट बेसिस लॉन्च किया गया रिटेल यूज़र्स के लिए, यानी कि कॉमन पर्सन के लिए। यहाँ पे होल सेलर का मतलब है जैसे बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है या बैंक टू गवर्नमेंट होती है या फिर गवर्नमेंट टू आरबीआई होती है, ये यहाँ पर होल सेलर का मतलब है। तो ये जो रिटेल के लिए पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ, ये सिर्फ 4 सिटीज़ में लॉन्च हुआ है पूरे इंडिया में। कौन कौन सी हैं? दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई एंड भुवनेश्वरम। इन 4 सिटीज़ में ऑन पायलट बेसिस लॉन्च किया गया है। तो ई रूपी पढ़ने से पहले हम देखते हैं करेंसी, क्योंकि ये जो ई रूपी है ये भी एक करेंसी का टाइप है। तो हम देखते हैं करेंसी कैसी होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं और ई रूपी किस टाइप की करेंसी है। तो करेंसी जो है वो दो टाइप की होती है, वन इज़ फिजिकल और दूसरी होती है डिजिटल। ये जो फिजिकल करेंसी है ये भी फर्दर दो टाइप की होती है। पहली कमोडिटी करेंसी, कमोडिटी करेंसी, और दूसरी फेट करेंसी। फेट का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर किसका? सेंट्रल बैंक का। और ये जो डिजिटल करेंसी है ये भी दो टाइप की होती है, एक वर्चुअल और दूसरी ये जो फेट है, फेट का डिजिटल रूप, यानी कि डिजिटल फेट करेंसी। इसका एक और नाम होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कमोडिटी करेंसी का एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। फेट का मतलब है जो हम करंटली अभी बैंक नोट्स यूज़ करते हैं, सिक्के यूज़ करते हैं, ये हो गए फेट करेंसी का एग्जाम्पल। और जब हम इन नोट्स को, इन सिक्कों को जब हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल फेट, यानी कि ये जो ई रूपी है ये क्या है? डिजिटल फेट करेंसी का एग्जाम्पल। और वर्चुअल करेंसी का एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसीज, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा, बिटकॉइन। तो ये जो कमोडिटी करेंसी होती है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि अगर आप उस गोल्ड कॉइन को ऐसे बेच भी देते हो, एज ए मेटल भी बेच देते हो, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ऑन द अदर हैंड ये जो नोट्स होते हैं ये बिल्कुल निग्लिजिबल या फिर इनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये है करेंसी और करेंसी के टाइप्स। और हमने देखा ई रूपी क्या है, एक डिजिटल फेट करेंसी है। तो हम अब देखते हैं, आपके मन में एक डाउट होगा, आपने यूपीआई का नाम सुना होगा, तो ये जो यूपीआई है ये कैसे डिफरेंट है ई रूपी से, अब ये चीज़ हम देखते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं ये जो यूपीआई है ये काम कैसे करता है। यूपीआई में क्या होता है कि हम एक कोड को स्कैन करते हैं और हमारे बैंक से पैसे डेबिट होते हैं और दूसरे पर्सन के बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं, मतलब कि बैंक टू बैंक यहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन ये जो ई रूपी है यहाँ पर क्या होगा, तो हमने पीछे क्या देखा, ये क्या है? फिजिकल करेंसी का एक डिजिटल रूप है। तो अब फिजिकल करेंसी को पहले देखते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी करेंसी का, किसी डिनोमिनेशन का कोई नोट है, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और कुछ सामान लेते हैं और उस बैंक नोट को आप उस पर्सन को दे देते हो, शॉपकीपर को दे देते हो और कुछ सामान ले लेते हो उसका। तो ये जो बीच में ये जो सारा प्रोसेस हुआ, यहाँ पर ये जो शॉपकीपर है ये कोई आपके बैंक से नहीं या अपने बैंक से नहीं पूछता कि मैं इस नोट को एक्सेप्ट कर लूँ या नहीं कर लूँ, ये ठीक है कि नहीं। बस वो खुद देखता है कि ये कहीं नकली नोट तो नहीं है। और अगर जैसा आरबीआई ने इशू किया और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी होती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा करता हूँ, और नीचे गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो बस वो चीज़ें देखता है और 500 रुपये को एक्सेप्ट कर लेता है। तो सेम इसी तरीके से ई रूपी में क्या होगा, ये जो आपका 500 रुपये का नोट है इसको आरबीआई डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और आप वैसे ही जैसे आप यूपीआई में स्कैन करते हो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा स्कैन करने का, और शॉपकीपर उसको स्कैन करेगा और उसको यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हुआ यहाँ पर, अगेन जैसे फिजिकल में हो रहा था, यहाँ पर इस पर्सन ने या आपने बैंक से कांटेक्ट नहीं किया, यानी कि ई रूपी में क्या होगा, बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी? सिर्फ आरबीआई की और कस्टमर की, कस्टमर या फिर जो शॉपकीपर है उसकी, आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट होगी, ना कि बैंक्स की।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम यूपीआई यूज़ कर रहे थे, हम फिजिकल कैश यूज़ कर रहे थे, हमें ई रुपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आपने एक एक्रोनिम सुना होगा। तो जैम जैम जे का मतलब है, जे की फुल फॉर्म है जन धन योजना, ए की फुल फॉर्म है आधार कार्ड और एम की फुल फॉर्म है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग। तो ये आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने ये स्कीम लेके आई थी, इसके थ्रू सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड करने थे लोगों को सब्सिडीज़ के लिए या बाकी भी बेनिफिट्स, बाकी स्कीम्स के बेनिफिट्स देने के लिए। तो सरकार ने जन धन अकाउंट तो खोल दिए, आधार कार्ड भी लगभग 99% पॉपुलेशन के बन गए। लेकिन प्रॉब्लम आई मोबाइल बैंकिंग में, यानी कि पर्सन के पास या तो मोबाइल नहीं है, पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर वीक है, मोबाइल सिग्नल्स वीक हैं, या फिर स्मार्टफोन नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार लेके आई ई रूपी, इनिशिएटिव के साथ आई सरकार एंड आरबीआई ई रूपी। ये क्या करेगा ई रूपी, ये इश्यूज आ रहे हैं मोबाइल बैंकिंग में, इनको सॉल्व करेगा सो दैट हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। तो अब हम देखते हैं कि ई रूपी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसको जो लिखने का फॉर्म है वो है ई रूपी या फिर ई रूपी। ये आपने ऐसे कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे ऐसे पढ़ा होगा, तो वो रॉन्ग है। ऐसे जो है इसको लिखा गया है। तो अगर आपको मैं इन सिंपल सिंपल टर्म बताऊं तो ई रूपी क्या है, जो आपके जेब में कोई भी पैसा था, चाहे कोई कॉइन था चाहे कोई नोट था, उसको हमने क्या कर दिया, आपकी पॉकेट में से उसको आरबीआई ने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्म में और उसको क्या बोल दिया, ई रूपी। तो इन सिंपल टर्म ये ई रूपी है। जो आपके अकाउंट में पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, वो वैसा के वैसा ही रहेगा, उसको कोई, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। सिर्फ जो आपका कैश था उसको उन्होंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिजिकल करेंसी को डिजिटल में चेंज कर दिया। तो अब जब ये इन्होंने चेंज किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी 1 रुपए की वैल्यू थी या 10 रुपए की वैल्यू थी वो डिजिटल होके 100 रुपए हो जाएगी या 20 रुपए हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स जो फिजिकल और जो डिजिटल करेंसी है वो ऑन पार विद ईच अदर हैं। मतलब कि अगर मान लो 10 रुपए का पहले एक बिस्किट का पैकेट आता था फिजिकल करेंसी में, तो ये जो अब ई रूपी हो गया, जो ई रूपी के 10 रुपए होंगे, उससे भी वो बिस्किट का एक ही पैकेट आएगा। ये नहीं कि आपके पास ई रूपी है तो आपको 2 पैकेट मिल जाएंगे या ज़्यादा मिल जाएंगे। सेम जो है, सेम वैल्यू है उसकी और सेम डिनोमिनेशन। सेम डिनोमिनेशन मतलब कि डिनोमिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का, फिर 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ऐसे ऐसे सो ऑन। ये सेम डिनोमिनेशन का मतलब ये है कि जैसे फिजिकल करेंसी इशू होती है वैसे ही ई रूपी भी इशू होंगे। ये नहीं, अब ये नहीं होगा कि आपको ई रूपी में 8 रुपए जो हैं वो इशू कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ये हो गया कि डिनोमिनेशन ही अलग होगी। तो सेम डिनोमिनेशन में ई रूपी भी लॉन्च होगा। अब ई रूपी में और चीज़ें क्या क्या हैं, एक आपने जैसे मान लो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आपने याद रखना है कि ये जो ई रूपी क्या है, इन शॉर्ट ये एक प्रीपेड ई वाउचर है। ये हम आगे समझेंगे ई वाउचर का क्या मतलब है, लेकिन आपने याद रखना है कि ई रूपी क्या है, एक प्रीपेड ई वाउचर है और ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब है कि आरबीआई जो है इसको लीगली एक्सेप्ट करता है, या फिर कोई पर्सन है जिसको आपने इसकी ट्रांजैक्शन करी उसको भी ये लीगली मानना पड़ेगा। तो एक लीगली टेंडर है और ये सेम फिजिकल कैश की तरह ये एक लायबिलिटी होगी किसकी, बैंक की या फिर आरबीआई की। ये आरबीआई के लिए लायबिलिटी होगी, जैसे फिजिकल कैश होता है वो लायबिलिटी होता है आरबीआई के लिए। और ये जो ई रूपी है वो पर्सन स्पेसिफिक होगा, वो पर्पस स्पेसिफिक होगा और वो वन टाइम यूज होगा, वन टाइम यूज। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक और वन टाइम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम वन टाइम का मतलब देखते हैं। तो अब ये जो
ई रुपी है ये अभी पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। अब जैसे जैसे ये और सभी को अवेलेबल होगा तो हमें इसका प्रोसेस ये कैसे, इसमें क्या क्या खामियां हैं, ये सारा कुछ पता लगेगा। लेकिन अभी तक क्या है, इसमें क्या होगा कि जैसे क्यूआर कोड होता है या फिर एसएमएस होता है, कुछ उस फॉर्म में हमें डिजिटल ई रुपी को जो है इशू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ ऐसे क्यूआर कोड जैसा आ गया आपके पास, तो जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है या कोई और पर्सन है, वो क्या करेगा, सिंपली अपने फ़ोन से ये जो आपके पास क्यूआर कोड दिया होगा सरकार ने या किसी भी पर्सन ने, या नॉट किसी पर्सन ने, सरकार ने या फिर जो बैंक्स जिनको अलाउ किया गया है वो आपको इशू करेंगे। तो जो शॉपकीपर होगा वो इसको स्कैन करेगा और उसको जो है उसके बैंक में पैसे या फिर उसके वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये मतलब हो गया वन टाइम का। अब ये जब आपने एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद आपके ये एसएमएस हो चाहे क्यूआर कोड हो वो आपके किसी काम का नहीं है। अब आते हैं हम पर्सन स्पेसिफिक पे। तो पर्सन स्पेसिफिक का यहाँ पे मतलब है कि ये जो क्यूआर कोड है या एसएमएस कोड है या फिर ये जो ई रुपी है, ये जो भी पर्सन बेनिफिशियरी होगा उसका, डायरेक्टली उसको बैंक उसके मोबाइल पे मैसेज भेज देगा या उसके मोबाइल पे एसएमएस भेज देगा, या कोड भेज देगा कोई, या फिर एसएमएस भेज देगा, कुछ डिजिट्स भेज देगा। तो ये हो गया पर्सन स्पेसिफिक, उसी पर्सन को डायरेक्टली उसी के फ़ोन में मिल जाएगा। और पर्पस स्पेसिफिक का मतलब है, पर्पस मतलब कोई किस काम के लिए। तो पर्पस स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर मान लो बैंक ने या सरकार ने आपको ये जो एसएमएस है या क्यूआर कोड है ये इशू किया है कि आप इससे फॉर एग्जांपल यूरिया खरीद सकते हो, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपने वो, जैसे मान लो ये जो आपको एसएमएस या फिर क्यूआर कोड आया था ये आपको 1000 रुपये का आया था, तो ये मतलब नहीं है कि आप इस 1000 रुपये को यूज़ करो शॉपिंग करने के लिए, आपने शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, तो वैसा नहीं होगा। अगर आपको वो यूरिया के लिए आई है तो आप सिर्फ उससे यूरिया ही खरीद सकते हो। मतलब कि इन शॉर्ट, अगर कोई लॉक है तो जो उसकी चाबी है वही उसको लगेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे ताले की चाबी उस लॉक में लगा दोगे और उसको खोल दोगे। तो पर्पस और पर्सन ये आप लॉक और की वाले मेथड से आप समझ सकते हो। अब इसके बाद ये जो ई रुपी है इसको यूपीआई, जो ई रुपी है उसको एनपीसीआई ने बनाया है। ये जो सारा स्ट्रक्चर है कैसे यूज़ होगा ये सारा जो है एनपीसीआई ने बनाया है। और सरकार ने बोला है कि ये जो ई रुपी है ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं, उन दोनों को परमिशन होगी कि आप ई रुपी को इशू कर सकते हो। अब ये जो प्राइवेट बैंक हैं और पब्लिक बैंक हैं यहाँ पर अभी सरकार ने सिर्फ 4 ही बैंक्स को अलाउ किया है। वो कौन कौन से हैं? एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसीआई एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्राइवेट बैंक है। तो इन बैंक्स को ही अभी अलाउ किया है कि आप ई रुपी को इशू कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये जो ई रुपी होगा ये बेसिकली यूज़ कैसे होगा इसका। तो ये जो ई रुपी होगा ये पहले तो डिजिटल वॉलेट हमें कोई मिलेगा उसमें हम स्टोर कर पाएंगे डिजिटल वॉलेट, या फिर इसको हमें डिजिटल टोकन की फॉर्म में भी बैंक द्वारा दिया जाएगा, और हमें या फिर हमें प्रीपेड कार्ड्स की फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर हमने जैसे पीछे देखा हमें क्यूआर कोड या फिर एसएमएस के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पीपल टू पीपल या फिर पीयर टू पीयर यूज़ करने के लिए, या फिर पीयर टू मर्चेंट यूज़ करने के लिए। इसको चाहे आप ऐसे लिख लो पी टू पी और इसको पी टू एम। तो मतलब कि हम ऑल ओवर हमारी जो भी डेली नीड है उसमें हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अब हमने पीछे देखा था कि एक ये क्या है, एक लीगल टेंडर है। लेकिन लीगल टेंडर में ये जो ई रुपी है ये आपने याद रखना है, ये क्या है, एक फंगिबल लीगल टेंडर। एफटीएफ आजकल आपने सुना होगा, तो उसमें भी फंगिबल, उसकी फंगिबल टोकन्स होते हैं। वो फंगिबल का क्या मतलब होता है? इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल।
अब हमने ऊपर क्या देखा कि ई रुपी बेसिकली क्या है, जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया है और उसको हमने किसी डिजिटल वॉलेट में डाल दिया है। तो अब इसका मतलब है जब हमने ये इंटरचेंजेबल है तो इसका मतलब है कि हमने बेसिकली जो हमारा फिजिकल फॉर्म में वॉलेट था उसको हमने डिजिटल कर दिया है। तो यहाँ पर हमें किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ बैंक अकाउंट। अब ये आपको समझना चाहिए कि ये नो नीड ऑफ बैंक अकाउंट ऐसा क्यों है। अब आप खुद सोचो कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, जितने भी हैं, तो क्या वो नोट आपको पर्स में रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए क्या? वो तो आप वैसे भी रख सकते हो, आपको किसी आपने आपके पेरेंट्स ने दे दिए या किसी दोस्त ने दे दिए, आप उसको तो वैसे भी अपनी जेब में अपने वॉलेट में रख सकते हो। तो सेम तरीके में हमें कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए और हम ई रुपी को अपने डिजिटल वॉलेट या टोकन की फॉर्म में हम उसको डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। सेम तरीके से किसी इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है जब हम इसको यूज़ करेंगे। ना ही हमें कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड की ज़रूरत है और ना ही हमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो अब देखो यूपीआई, अगर हमें यूपीआई यूज़ करना तो हमें बैंक अकाउंट भी चाहिए, हमें इंटरनेट भी चाहिए, हमें मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए या मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए। तो इस तरीके में भी ये जो है डिफरेंस है यूपीआई के बीच में और ई रुपी के बीच में, ये जो है मेजर डिफरेंस है। अब देख लो, आप इमेजिन करो कि आपके पास हार्ड कैश है, तो आपको बैंक अकाउंट भी नहीं चाहिए, उसको यूज़ करने के लिए ना आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, ना कोई कार्ड चाहिए, ना कोई मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, आप डायरेक्टली उससे सामान खरीद सकते हो। तो ये जो ई रुपी है या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ऐसा जो है पहली बार कोई इंडिया ने नहीं किया कि इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। पहली बार इसको लॉन्च किया था कैरेबियन सी में, एक कंट्री है बहामास। तो उन्होंने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने इस ई रुपी की टाइप की या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जो है लॉन्च किया था। और उस करेंसी का इन्होंने नाम रखा था सैंड डॉलर। जैसे हमने ई रुपी रखा है, उन्होंने नाम रखा था सैंड डॉलर। और इंडिया जो है वो लगभग 11th कंट्री है जो ऐसा कर चुके जो इस टाइप की करेंसी लेके आई है। और बाकी कंट्रीज़ ने के भी आपने नाम याद रखने हैं, जैसे हो गया नाइजीरिया हो गया, फिर जमाइका हो गया, इन्होंने भी जो है अपनी डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर दी हैं। और चाइना हो गया, जैसे यूएसए हो गया, तो ये अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इनकी अभी रिसर्च चली है और पायलट बेसिस पे इन्होंने भी लॉन्च कर दिया। लेकिन बहामास हो गए, ये कंट्रीज़ होगी, इन्होंने अपना भी फुली लॉन्च कर दिया है डिजिटल करेंसी को। अब हम देखते हैं ये जो ई रुपी है इसके क्या, या फिर जो डिजिटल करेंसी है उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है, मेजर जो बेनिफिट है, कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी सेंट्रल बैंक्स के लिए वो जो है डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगी। और फिर जो भी अदर कॉस्ट होती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ये सारी कॉस्ट जो है कम हो जाएंगी। दूसरा बेनिफिट जो होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या फिर ब्लैक मनी के केसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ये है सेकंड बेनिफिट ई करेंसी का। और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक करेंसी कैसे रिड्यूस होंगी, क्योंकि ये जो डिजिटल ई रुपी है इसको सेंट्रल बैंक या फिर बैंक्स ट्रेस कर सकते हैं। जो फिजिकल कैश होता है उसको तो हम ट्रेस नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर गया, किसके पास है, किस पर्पज़ के लिए गया। यहाँ पर जो है हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। और ये जो ई रुपी है ये हेल्प करेगी ट्रांसपेरेंट टैक्स कलेक्शन के लिए, और जिससे कलेक्शन टैक्स कलेक्शन जो है सरकार की बढ़ेगी। ये हमें हेल्प करेगा जो फेक करेंसी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये जो डिजिटल फॉर्म में इसमें फेक कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी ने फेक जो है फेक करेंसी बना दी और उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। ये जो ई रुपी है ये इम्प्रूव कर सकता है, जो हमने पीछे देखा था फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल
जो हिली एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, तो वहाँ पे जो है एटीएम्स की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे बैंक्स की फैसिलिटी नहीं है, तो वो उनके पास कैश नहीं पहुँच पाता। लेकिन यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में क्या होगा, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा, तो हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में रहता है, वहाँ पर उसको ई रुपी प्रोवाइड किया जा सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी जो यहाँ पे इसका बेनिफिट है कि कोई भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा या फिर लिक्विडिटी कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे कि बिटकॉइंस में या फिर क्रिप्टो करेंसी में होता है, वैसे यहाँ पर नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा, बिटकॉइन लगभग 50 लाख रुपए पहुँच गया था, और फिर अब वो बिल्कुल ही डाउन चला गया, तो लगभग अभी 20 लाख के करीब पहुँच गया है। तो वैसा इसमें नहीं होगा, कोई भी लिक्विडिटी इशू नहीं होगा, क्योंकि इसका सेम प्राइस है जो हमारा फिजिकल करेंसी है उसके लिए। और सबसे जो मेजर इसका एक बेनिफिट्स हो सकता है कि जो लीक्स होते हैं सब्सिडीज़ में, सब्सिडीज़ के घोटाले होते हैं, उनको भी हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमने पीछे देखा कि जो ई रुपी होगा ये पर्सन पर्पस स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर चांसेस कम है कि सब्सिडीज़ का घोटाला हो। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या इसके डिसएडवांटेज हैं या फिर क्या यहाँ पर चैलेंजेस। तो चैलेंज में सबसे जो मेजर चैलेंज है वो है साइबर थ्रेट का। अब हम देखते हैं कि जो बैंक अकाउंट्स हैं या फिर जो हमारी सोशल मीडियाज़ हैं या फिर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके ऊपर भी बहुत साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो एक चैलेंज ये भी है कि जो हमारा डिजिटल वॉलेट होगा उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। दूसरा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर पुअर नेटवर्क की वजह से भी इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। थर्ड जो हमें नीड है इसको लॉन्च करने के लिए, किसी भी कंट्री को डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सूटेबल टेक्नोलॉजी की और एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क की। अगर कोई मिसयूज़ करता है उस डिजिटल करेंसी का, तो उसके खिलाफ क्या प्रोविज़न होंगे, ये सारे हमें पहले बनाने पड़ेंगे किसी भी कंट्री को, किसी भी सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले। एंड लास्ट हम चैलेंज देखते हैं एक कंट्री का एग्जांपल लेके। कंट्री का नाम है इक्वाडोर, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो यहाँ के सेंट्रल बैंक ने 2017 में करेंसी को लॉन्च किया था, लेकिन ओवर द टाइम जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कम इंटरेस्ट शो किया उस डिजिटल करेंसी को यूज़ करने के लिए। एज ए रिज़ल्ट इस बैंक को 2020 में करेंसी को बैक करना पड़ा और उस करेंसी को, डिजिटल करेंसी को बंद करना पड़ा, और बैक से वो अपने फिजिकल करेंसी के ऊपर आ गए। तो ये सारा टॉपिक था आज ई रूपी का। आई नो आज वीडियो बहुत लंबी बन गई, लेकिन मैंने पूरी ट्राई करी है कि आपको हर एक एंगल को कवर किया जाए ई रूपी से रिलेटेड, सो दैट आप, अगर आपने आंसर भी लिखना है ई रूपी के ऊपर, आप लिख सकें। आई होप आपने आज कुछ वीडियो में नया सीखा होगा। जय हिंद।